Hello guys, welcome again in Biotonics. After a long time we are here again. Due to some reasons हम लोग वीडियो नहीं शूट कर पा रहे थे और इसकी वजह से मैं आप लोगों का क्लास नहीं ले पा रही थी। गाइज़ इस बीच बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिले। उसमें से कुछ कमेंट्स इसमें हैं जो कि आपके जो डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ द कमेंट्स आर रिगार्डिंग बुक्स कि बुक्स कौन सी पढ़ें। आप गाइज़ आप टॉपिक देख लो, ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स देख लो और जिस किसी भी बुक में आपको टॉपिक मिल जाए आप उस बुक से पढ़ लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बियॉन्ड द टॉपिक मत जाइए क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप बियॉन्ड द टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, आप एक बार गो थ्रू हो लीजिए टॉपिक को लेकर के कि जैसे आपने अगर प्रोटोजोआ आप पढ़ रहे हो तो आप जस्ट एक उसका जनरल फीचर्स आप पढ़ लो, लेकिन आप उसको पूरा लर्न करोगे, उसका सारा फीचर्स एंड सारे के सारे अगर आप एग्जाम्पल्स उसके जितने हैं अगर सबकी स्टडी करने लगोगे तो आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो एक कमेंट जैसे मुझे आई थी कि मैम बुक्स बहुत ज़्यादा मोटे हैं बहुत, तो ये सारे बुक्स नहीं पढ़ सकते, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं ये सारे बुक्स का जो है आप कोई शॉर्ट हम लोगों को ट्रिक बताइए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, इन्वर्टिब्रेट्स की जैसे पोर्शन मुझे फर्स्ट जो टॉपिक है वो इन्वर्टिब्रेट्स का टॉपिक है। तो जैसे आर एल कोटपाल की बुक है तो दैट बुक कंसिस्ट ऑफ 850 पेजेस एंड यू नीड नॉट टू स्टडी ऑल दोज 850 पेजेस, यू हैव टू स्टडी ओनली 100 पेजेस। तो आर एल कोटपाल की जो बुक है दैट कवर्स द एंटायर सिलेबस, इसलिए मैंने आपको उस बुक को रिकमेंड किया कि आप ये जो सिलेबस है इसका जो टॉपिक है ईच एंड एवरी टॉपिक यू विल गेट इन दैट सिंगल बुक ओनली, इसलिए मैंने आपको आर एल कोटपाल का नाम दिया। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ वो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो उस बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। सिमिलरली कॉर्डेट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो कॉर्डेट्स में पीएस वर्मा की बुक में आपको सारे के सारे टॉपिक्स इजीली मिल जाएंगे, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद फिर आप अगर आपको कोई और सोर्स से अगर मिल जा रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। सो ये मैंने इसलिए आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स नहीं बताई है, मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बताया, मैंने जस्ट आपको बताया कि एक सिंगल बुक में आप ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो इन्वर्टिब्रेट्स के लिए कोटपाल सबसे अच्छी बुक होती है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स एज इट इज़ जैसे यहाँ पे मिला हुआ है सिलेबस में एज इट इज़ आपको सिमिलरली सारे टॉपिक्स आपको इन्वर्टिब्रेट्स के सारे वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आप इजीली आप उस बुक को अगर आपको कहीं से लाइब्रेरी वगैरह से अवेलेबल है आप इजीली उससे कहीं से भी आप उसको जुगाड़ कर ले और उससे टॉपिक निकाल के पढ़ना शुरू कर दें। देन सेकेंड आपका जो टॉपिक था शॉर्टकट ट्रिक्स, देखिए मेरे पास कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। मैं जो आपको शेयर कर दूं कि ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है तो ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर आपका एक और आया कि एग्ज़ाम को लेकर के एग्ज़ाम कब होंगे, तो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अगर और ज़्यादा आप टारगेट मान करके चलिए दिसंबर लास्ट, अगर और ज़्यादा टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं उसमें। फिर है कि कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह का लेकर के क्वेश्चन आ रहा था कि हमने कुछ क्लासेस ज्वाइन करी हुई हैं, तो देख लीजिए अगर आपने कुछ क्लासेस ज्वाइन की इट्स वेरी गुड। आप मतलब आप बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एकदम निश्चित ही ज्वाइन करें उसको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने अदर स्टेट्स के कहीं भी कोर्सेज ली हुई हैं, जैसे अभी यूपी की चल रही हैं क्लासेस, तो दीज क्लासेस आर आल्सो वेरी गुड। लेकिन आप जब भी अदर स्टेट्स से कोचिंग लें तो ये ध्यान रखें कि आपका सिलेबस अपना सिलेबस उसमें फोकस करें, क्योंकि वहाँ जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। तो ठीक है, आपके पास अगर मटेरियल आ रहा है तो आप उस मटेरियल को एकदम रखें अपने पास, लेकिन उसमें से सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ें जो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप उसमें से पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने जाओगे तो फिर आपके लिए रिवाइज़ करने का आपके पास टाइम नहीं मिलेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मेरा ये कहना है कि वाई टू वेस्ट योर एफर्ट,
ठीक है, आप अपना एफर्ट वेस्ट मत कीजिए, आप अपना एफर्ट बचा करके रखिए, आप अपने एफर्ट को रिवीजन में लगाइए और प्रैक्टिस में लगाइए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो चीज़ों को बार बार पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी इज़ अ वॉलेटाइल सब्जेक्ट एंड इफ़ यू आर नॉट रिवाइजिंग डेफिनेटली यू विल फॉरगेट द थिंग्स विद इन 1 month। तो यू नीड टू रिवाइज एवरी टाइम विद इन वीक, विद इन अ वीक, विद इन 15 days you have to revise each and every topic whatever you have studied। so इसमें से जैसे मैंने आज एक टॉपिक उठाया हुआ है, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ प्लैटीहेल्मिन्थ्स का टॉपिक है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, हेल्मिन्थ्स में आपका सिलेबस है स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया एंड स्कैरिस एंड पैरासिटिक एडेप्टेशन, हेल्मिन्थ्स इन रिलेशन टू मैन। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा फैसियोला, हेपेटिका का सब कुछ नहीं पढ़ना है। यू नीड टू स्टडी ओनली द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेनेरिया। लाइफ हिस्ट्री मीन्स लाइफ साइकिल एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड फैसियोला, टीनिया, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन आपको ये इतना ही, इसको कंसाइज वे में जो आरएल कोटपाल में दी हुई है, बहुत इजी वे में दिया हुआ, आप इसको आराम से, डायग्राम्स भी दिए हैं जिसको आप इजीली पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। एस्कैरिस देन आपका एस्कहेल्मिन्थ्स में आ जाएगा, एस्कैरिस एंड पैरासिटिक एडेप्टेशंस हैं। तो जब आप ये सब सारे टॉपिक्स आप पढ़ लोगे तो आपको ईजिली पैरासिटिक एडेप्टेशंस, आप उसका क्वेश्चन भी कर लोगे। और हेल्मिन्थ्स इन रिलेशन टू मैन, अगर आपने क्वेश्चन देखा है गाइज, तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन में क्या, लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए ज़ूलॉजी पोर्शन का। तो अगर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्योंकि इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप सिलेबस और क्वेश्चन को अपने आँख के सामने रखो, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आपको बहुत आसानी हो कि लेवल क्या है प्रिपरेशन का, आपको किस लेवल का प्रिपरेशन करना है। यू आर नॉट गिविंग द एग्जामिनेशंस ऑफ नेट एंड JRF, सो यू आर गिविंग द एग्जामिनेशंस ऑफ JSSC PGT एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ दैट एग्ज़ाम ओनली। आप पूरा का पूरा अभी जीके नहीं बढ़ाना है, अभी सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है इसका। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फैसियोला इज, ठीक है। तो जो लार्वल स्टेज का सीक्वेंस है ये आपको पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि इसमें क्या है, क्या इसका एक मैं की आपको बता दूंगी किस तरह से हम याद करेंगे। मिस RCM, ठीक है, मिस से हो गया आपका मेरासीडियम लार्वा, S से हो गया MI से मेरासीडियम, S से आपको होगा स्पोरोसिस्ट, RCM होगा रेडिया सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। तो मिस RCM का जो भी लोग जाते हैं ना RCM के शॉप्स में शॉपिंग करने के लिए, तो मिस RCM उससे आप याद रखिएगा। तो ये आपका सीक्वेंस याद हो जाएगा लार्वल स्टेजेस ऑफ फैसियोला का। तो ये आप इसमें से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इससे लार्वल स्टेजेस से क्वेश्चन आता है। अगर आप भी फैसियोला का आप देख रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका टीनिया का एंड अदर जो भी वर्म्स हैं उनका भी आप पढ़ लें, और उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है हेल्मिन्थ से, and that question is again a very easy question. Dash is known as the pork tapeworm. देखिए question number 5, 4 and 5 both the questions are from platyhelminths. That is known as the pork tapeworm. फिर आपको इसमें ऑप्शन है Echinococcus, Hymenolipus, Taenia saginata, Taenia solium। तो मैं हमेशा बताती हूँ कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम दोनों बिल्कुल उसको ध्यान में रखेंगे और उसको भी पढ़ते जाएंगे। तो टीनिया सोलियम इज़ द करेक्ट आंसर। पोर्क टेपवर्म जो है टीनिया सोलियम को हम लोग कहते हैं। तो देखिए लेवल कितना इजी है क्वेश्चन का। इसको अगर हम लोग बहुत सारे इसमें इतना टॉपिक है कि इसको भी 2-3 दिन तक ये क्लास चल सकता है, लेकिन हमको JSSC PGT को ध्यान में रख करके पढ़ना है कि JSSC PGT में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और किस लेवल का हमें पढ़ना है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हेपेटिका। तो फैसियोला हेपेटिका क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये फ्लैटवर्म्स है और इसके हम फ्लूक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखिए। फाइलम ये जो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आता है, क्लास इज ट्रिमेटोडा, ऑर्डर डाइजीनिया। डाइजीनिया मीन्स द ऑर्गेनिजम्स द हेल्मिन्थ्स विच आर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट्स। ठीक है, तो उस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डाइजीनिया की कैटेगरी में आते हैं।
तो डाइजीनिया फैमिली इज फैसियोलिडी, देन जीनस फैसियोला एंड स्पीशीज हेपाटिका, तो कॉमनली कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स और फ्लूक्स। और इनकी फ्लैट जो बॉडी होती है ये फ्लैट लीफ लाइक बॉडी होती है। और बॉडी में देखिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स है, माउथ है, और ये आपका ये जो माउथ के चारों ओर सकर प्रेजेंट होता है, दैट सकर इज कॉल्ड एज ओरल सकर। देन यहाँ पे एक और ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज गोनोपोर। एंड यहाँ पे एक और है टेबुलम। एंड हियर एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी excretory pore is present. So these are the structures that you can see from the outer side of the body. तो ये आपको इस तरह के pores दिख जाएंगे और ये ही है फैसियोला हेपाटिका की बॉडी होती है। ठीक है, अब आते हैं हम फैसियोला हेपाटिका जो है, जिसे हम कहते हैं लिवर फ्लूक ऑफ शीप। ठीक है, तो शीप का लिवर फ्लूक कौन सा है? फैसियोला हेपाटिका। एक और जो है सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ है फैसियोला जाइगैंटिका, ये कैटल में पाया जाता है। तो लिवर फ्लूक ऑफ कैटल कौन है? फैसियोला जाइगैंटिका। एंड लिवर फ्लूक ऑफ शीप कौन सा है? फैसियोला हेपाटिका। ये एक इंडोपैरासाइट होता है। इंडोपैरासाइट मीन्स द पैरासाइट्स विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड एज इंडोपैरासाइट्स। तो फैसियोला हेपाटिका इज एन इंडोपैरासाइट। देन प्राइमरी होस्ट इसका क्या है? प्राइमरी होस्ट इसका शीप है, जो कि शीप जो कि जो ये जो फैसियोला हेपाटिका है शीप के लिवर या फिर बाइल पैसेज में पाया जाता है। देन सेकेंडरी होस्ट इसका है लिम्निया, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोडा का एक मेंबर है। ये लिम्निया इसका सेकेंडरी होस्ट है। इसमें जो पैरासाइट होता है वो अपना लाइफ का कुछ हिस्सा इसके अंदर भी अपना टाइम वो है स्पेंड करता है। सो दिस इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैसियोला हेपाटिका। तो देन लिवर रॉट डिजीज क्वेश्चन आता है, लिवर रॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो लिवर रॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय फैसियोला हेपाटिका। लिवर से याद रखना है, लिवर फ्लूक ऑफ, तो लिवर रॉट डिजीज कौन करता है? तो फैसियोला हेपाटिका कॉजेज लिवर रॉट डिजीज। तो एक क्वेश्चन आपका, एक मैंने आपको बता दिया लिवर रॉट डिजीज़। ठीक है, देन शेप है, कलरेशन है, अपर्चर्स है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि आपको बुक में इजीली मिल जाएंगी। शेप कैसा है? लीफ लाइक शेप होता है। उसके बाद फिर है कलरेशन है, कलरेशन इसका स्लाइटली पिंकिश होता है। बाइल के प्रेजेंस के कारण थोड़ा ब्राउनिश कलर भी दिखाई देता है। अपर्चर्स इसके बॉडी में माउथ है, गोनोपोर है, एक्सक्रूटरी पोर है, ये अपर्चर्स मिलते हैं। और टेम्पररी अपर्चर एक होता है जो ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे हमें मिलता है, जिसको बोलते हैं लॉरर कैनाल। ये लॉरर कैनाल ओनली ब्रीडिंग सीजन में हमें दिखता है। तो ये एक टेम्पररी अपर्चर होता है। तो दिस लॉरर कैनाल इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देन एलिमेंट्री कैनाल जो है ये इनकम्प्लीट होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये याद रखिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ इन फैसियोला कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स? तो फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। और एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं इसमें। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फैसियोला में, फैसियोला एक हर्माफ्रोडाइट होता है और इसमें, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन जो है, हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, बोथ द ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, लेकिन फर्टिलाइजेशन इसमें है क्रॉस होता है। कभी कभी रेयर कंडीशन में हम लोगों को सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है, बट जनरली द फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसके जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल हैं, वो ग्लैंड्स में एक है आपका वाइटलाइन ग्लैंड। तो वाइटलाइन ग्लैंड का नाम से ही स्पष्ट है कि वाइटलाइन ग्लैंड इट प्रोड्यूस वाइटलाइन, वाइटलाइन मीन्स यॉक। तो वाइटलाइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस यॉक सेल्स। ठीक है, एंड यॉक सेल्स क्या है? इन यॉक सेल्स का एक और नाम है वाइटलाइन ग्लैंड सेल्स। तो ये क्या है? इनके पास जो होता है अबंडेंट यॉक होता है, और यॉक जहाँ भी होगा तो वो एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो द वाइटलाइन ग्लैंड सिक्रीट यॉक सेल्स एंड दीज यॉक सेल्स सिक्रीट यॉक एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। और इनका एक और काम है कि ये लार्ज शेल ग्लोब्यूल सिक्रीट करते हैं जो कि एग शेल का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। द नेक्स्ट आते हैं मेहलीज ग्लैंड। देखिए मेहलीज ग्लैंड का एक और नाम है शेल ग्लैंड, ठीक है, लेकिन इसका नाम के अनुरूप इसका काम नहीं है। नाम है इसका शेल ग्लैंड, लेकिन शेल के फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। इसका रोल होता है कि ये क्या करता है, ये यूट्रस का जो लुब्रिकेशन का काम करता है, यूट्रस को लुब्रिकेट करने का काम करता है, सो दैट एग का जो पैसेज हो वो स्मूथ हो जाए। देन जब स्पर्म इसमें जब पैसेज होगा, स्पर्म का भी जब पैसेज होगा, तो स्पर्म जो है वो भी एक्टिवेटेड रहे, ठीक है, एक्टिवेट करने का काम है। तो यूट्रस को स्मूथ बनाने का, लुब्रिकेट करने का काम है, ये मेहलीज ग्लैंड का काम है। ये यूट्रस को लुब्रिकेट करता है जिससे एग्स का पैसेज जो है स्मूथ हो सके, ठीक है। तो ये काम है मेहलीज ग्लैंड का। ऑल्दो द नेम, अनदर नेम ऑफ मेहलीज ग्लैंड इज शेल ग्लैंड, बट इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड देन लाइफ साइकिल में आते हैं। लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक, प्राइमरी होस्ट इज शीप, देन इंटरमीडिएट होस्ट इज स्नेल। पहले मैंने बता चुका है आपको कि प्राइमरी होस्ट इसमें शीप होता है और इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो स्नेल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका लार्वल स्टेजेस, and we are coming to the larval stages। लार्वल स्टेजेस जो है, लार्वल स्टेजेस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए लार्वल स्टेजेस के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।